साल 2014 में हमने एक ऐसी जंग देखी जहां गॉडजिला और म्यूटोस आमने सामने थे। ये सिर्फ दो मॉन्स्टर की फाइट नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग थी। गॉडजिला इस भयंकर बैटल में म्यूटोस को पूरी तरह खत्म कर देता है और फिर बिना किसी रिएक्शन के वापस अपनी दुनिया यानी गहरे समंदर में चला जाता है। इस जंग के बाद एक सच सामने आता है कि धरती पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बहुत बड़े और खतरनाक क्रिएचर्स भी मौजूद हैं, जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। इन टाइटन्स पर नज़र रखने के लिए एक प्राइवेट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम है मोनार्क। लेकिन जैसे ही दुनिया को पता चलता है कि मोनार्क को टाइटन्स की लोकेशन के बारे में सब कुछ मालूम है, लोग मोनार्क के खिलाफ हो जाते हैं। दुनिया चाहती है कि मोनार्क इन टाइटन्स को ख़त्म कर दे क्योंकि उन्हें सिर्फ खतरा दिखाई देता है। इसी बीच हम एक और इम्पोर्टेंट इवेंट देखते हैं। एक लार्वा के अंदर से जन्म लेता है एक बहुत ही पावरफुल और डिवाइन टाइटन, मोथरा। लार्वा से निकलते ही मोथरा काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन यहीं पर एंट्री होती है डॉक्टर एमा रसल की। डॉक्टर एमा एक एडवांस डिवाइस की मदद से मोथरा के माइंड को कंट्रोल करती है और उसे शांत कर देती है। इस डिवाइस का नाम होता है ऑर्का। ऑर्का सिर्फ टाइटन्स को कंट्रोल करने के नहीं बना था, बल्कि इसकी मदद से टाइटन से कम्युनिकेट भी किया जा सकता था। लेकिन तभी सिचुएशन अचानक बदल जाती है। कुछ आर्म्ड लोग वहां पहुंच जाते हैं, चारों तरफ फायरिंग शुरू हो जाती है और वो लोग डॉक्टर एमा, उनकी बेटी मेडिसिन और साथ ही ऑर्का डिवाइस को भी किडनैप कर लेते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है वॉशिंगटन डीसी की तरफ। यहाँ मोनार्क की सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर इशिरो सेरिजावा और उनके असिस्टेंट विवियाना प्रेजेंट होते हैं। जोई का मानना था कि टाइटन्स दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है और उन्हें तुरंत खत्म कर देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर सेरिजावा इस बात से सहमत नहीं होते। वो क्लियरली कहते हैं कि ये दुनिया पहले टाइटन्स की थी और इंसानों ने धीरे धीरे उनका हैबिटेट छीन लिया। उनका ये भी कहना होता है कि हर टाइटन दुश्मन नहीं होता। मोनार्क का काम उन्हें मारना नहीं बल्कि उन्हें समझना और स्टडी करना है। मोनार्क के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा टाइटन खतरनाक है और कौन सा धरती का रक्षक। तभी उन्हें एक शॉकिंग मैसेज मिलता है। डॉक्टर एमा और उनकी बेटी मेडिसिन को किडनैप कर लिया गया है और ऑर्का डिवाइस भी चोरी हो गया है। ये सुनते ही डॉक्टर सेरिजावा एमा के एक्स हस्बैंड मार्क रसल के पास जाते हैं। मार्क को बताया जाता है कि उसकी वाइफ और बेटी दोनों खतरे में है और ऑर्का अब गलत लोगों के हाथ जा चुका है। कभी मार्क भी मोनार्क के लिए काम करता था, लेकिन 2014 में गॉडजिला और म्यूटोस के फाइट के दौरान उसके बेटे की मौत हो गई थी। इसी दर्द की वजह से मार्क ने मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी थी और इस वक्त मार्क को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि एमा ने ऑर्का डिवाइस को दोबारा डेवलप कर लिया है। मार्क बताता है कि कॉलेज डेज में उसने और एमा ने ऑर्का डिवाइस बनाया था ताकि वेल से कम्युनिकेट किया जा सके और उन्हें किनारे पर आकर मरने से रोक सके। लेकिन आज मार्क को लगता है कि ऑर्का बनाना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तभी डॉक्टर सेरिजावा मार्क को एक शॉकिंग सच बताते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में टोटल 17 टाइटन्स मौजूद है, जिनमें से कई अभी हाइपर स्लीप में है, यानी पूरी तरह से इनएक्टिव है। डॉक्टर सेरिजावा चाहते हैं कि मार्क दोबारा मोनार्क के साथ काम करे और ऑर्का डिवाइस को वापस हासिल करने में उनकी मदद करे। वो मार्क को क्लियरली समझाते हैं अगर ऑर्का मिल गया तो सिर्फ दुनिया ही नहीं, मार्क की वाइफ एमा और उसकी बेटी मेडिसिन दोनों बचाए जा सकते हैं। अपने परिवार के लिए मार्क मजबूरन हाँ कह देता है। इसके बाद मार्क मोनार्क के उस हाईटेक बेस पर जाता है जो समुंदर के बिल्कुल बीच में बना होता है। यहाँ पर उन्हें वीडियो फुटेज के जरिए किडनैपर्स की असली पहचान मिलती है। इस ऑपरेशन के पीछे जो आदमी है उसका नाम है एलन जोना। एलन पहले एक ब्रिटिश आर्मी कर्नल था, लेकिन अब वो एक इको टेररिस्ट बन चुका है। इको टेररिस्ट वो होता है जो मानता है कि इंसान ही इस धरती के सबसे बड़े दुश्मन है। एलन का मानना था कि धरती पर दोबारा टाइटन्स का राज होना चाहिए ताकि दुनिया फिर से नेचुरल बैलेंस में आ सके। इसीलिए एलन ऑर्का डिवाइस का यूज करके सारे टाइटन्स को जगाना चाहता था। तभी एक डेंजरस अपडेट आता है। मोनार्क के रडार पर सिग्नल मिलता है कि गॉडजिला उनकी तरफ आ रहा है। गॉडजिला काफी टाइम से रडार से गायब था और अचानक से उसका सिग्नल मिलने की वजह से बेस के अंदर पैनिक पैदा हो जाता है। सब लोग डर जाते हैं और गॉडजिला पर अटैक करने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्क उन्हें रोक देता है और कहता है ऐसा मत करो, हम गॉडजिला का सामना नहीं कर सकते। ये बात और भी शॉकिंग होती है
क्योंकि मार्क खुद गॉडजिला से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। सैन फ्रांसिस्को में गॉडजिला और म्यूटोस की फाइट के दौरान मार्क के बेटे की मौत हो गई थी और वो जख्म आज भी ताज़ा है। तभी गॉडजिला पानी के नीचे से उठकर बेस के बिल्कुल सामने आ जाता है। सब लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन मार्क खुद गॉडजिला के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। गॉडजिला बेस से ग्लास वॉल पर जोर से टक्कर मारता है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना ही वहां से चला जाता है। इस मूवमेंट के बाद मार्क एक इम्पोर्टेंट बात कहता है, शायद गॉडजिला हमसे कुछ कहना चाहता था, हमें इसका पीछा करना चाहिए। रडार पर डेटा एनालाइज करने पर मोनार्क को पता चलता है कि गॉडजिला बार बार एंटार्क्टिका जा रहा है और वजह भी सामने आ जाती है। एंटार्क्टिका के बर्फ के नीचे एक 3 सर वाला दुनिया का सबसे खतरनाक टाइटन कैद है, किंग घिडोरा। एमा इस क्रीचर को एक नाम देती है, मॉन्स्टर जीरो। ये मॉन्स्टर एंटार्क्टिका की गहरी बर्फ के अंदर पूरी तरह से जमाया हुआ है। अब मार्क और उसकी पूरी मोनार्क टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां एलन जोना और उसके लोग मौजूद होते हैं। मार्क दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचता है जहां उसकी वाइफ एमा और उसकी बेटी मेडिसन खड़ी होती है। इमोशंस पीक पर होते हैं। मार्क दोनों को अपनी तरफ आने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ पलट जाता है। एमा अचानक मेडिसन को रोक लेती है और मार्क को चिल्ला के कहती है कि अभी के अभी भाग जाओ। मार्क कुछ समझ नहीं पाता, उससे पहले ही एमा रिमोट का बटन दबा देती है और अगले ही पल एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे जहाँ मॉन्स्टर जीरो कैद होता है, वहाँ जोर जोर से ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं। पूरा बेस हिल जाता है। एमा मेडिसिन को लेकर एलन जोना के साथ हेलीकॉप्टर से वहां से भाग निकलती है और नीचे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तब मार्क बाहर आता है तो उसकी आंखों के सामने एक डरावना सच खड़ा होता है। बर्फ और जमीन के टुकड़े तोड़ता हुआ 3 सर वाला एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर धरती के अंदर से बाहर निकल रहा होता है। यही है मॉन्स्टर जीरो। और जैसे ही मॉन्स्टर जीरो सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी आसमान और जमीन दोनों कांप उठते हैं। समुद्र की तरफ से गॉडजिला आता है और सीधा मॉन्स्टर जीरो पर टूट पड़ता है। यहीं से शुरू होती है 2 प्राचीन दुश्मनों की जंग, हजारों बल्कि लाखों साल पुरानी राइवलरी। लेकिन इस बार मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल निकलता है। 3 सर, बिजली जैसे पावर और एक के बाद एक डेडली अटैक्स। मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला को नीचे गिरा देता है और फिर वो अपना गुस्सा इंसानों पर निकालना शुरू कर देता है। सिचुएशन कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी मोनार्क की मिलिट्री फोर्स वहां पहुंचती है और मॉन्स्टर जीरो पर हैवी अटैक शुरू कर देती है। इसी बीच गॉडजिला एक बार फिर खुद को संभालता है और लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। गॉडजिला को वापस खड़ा होता देख मॉन्स्टर जीरो सिचुएशन समझ जाता है और वहां से रिट्रीट कर जाता है। फाइट टेम्परेरी रुक जाती है और यहाँ पर मार्क और पूरी मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को एक सबसे बड़ा झटका लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि एमा और मेडिसन का किडनैपिंग कभी हुआ ही नहीं था। एमा खुद एलन जोना के साथ मिली हुई है। तभी सबकी स्क्रीन पर एमा का वीडियो कॉल आता है। एमा सीधा बिना डरे कहती है, मैं बहुत जल्दी एक एक करके सारे टाइटन्स को आज़ाद कर दूंगी। पूरा रूम शांत हो जाता है। एमा आगे बोलती है, इंसानों ने इस पूरी धरती को पल्यूट कर दिया है। इंसान आपस में लड़ रहे हैं, जंग, लालच और पावर के चक्कर में। अब इस दुनिया को एक बैलेंस चाहिए। फिर वो एक ऐसी बात कहती है जो सबको हिलाकर रख देती है, टाइटन्स ही इस धरती के असली मालिक हैं। एमा कहती है, अगर धरती को सिर्फ इंसानों के भरोसे छोड़ दिया गया तो वो इसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। वो एक्सप्लेन करती है कि टाइटन्स के अंदर एक खास रेडिएशन होता है, जहाँ उनके होने से प्रकृति फिर से जिंदा हो जाती है, पेड़ पौधे उगते हैं और इकोसिस्टम हील होता है। कॉल खत्म होते ही मोनार्क को एक और शॉकिंग चीज नोटिस होती है। उनके सिस्टम्स बताते हैं कि एमा किसी को सिग्नल भेज रही है। जब मोनार्क उस सिग्नल को ट्रैक करता है, सबके होश उड़ जाते हैं। ये सिग्नल गॉडजिला को भेजा जा रहा होता है और सबसे बड़ी बात, गॉडजिला उस सिग्नल का जवाब दे रहा होता है। इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, गॉडजिला अभी भी जिंदा है। ये वही पुराना वक्त याद दिला देता है जब गॉडजिला और इंसान एक ही दुनिया में साथ साथ रहा करते थे। एक वक्त था जब गॉडजिला इस पूरी धरती पर राज करता था। अब मोनार्क की टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां गॉडजिला मौजूद होता है। यहाँ का सीन अलग ही लेवल का होता है। गॉडजिला धरती के कोर के बिल्कुल पास होता है और वहाँ से निकलने वाली ये रेडिएशन उसके घाव भरने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इस नेचुरल हीलिंग प्रोसेस में कई साल लगने वाले होते हैं
और दुनिया के पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए मार्क और डॉक्टर सेरिज़ावा एक एक्सट्रीम डिसीजन लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अगर एक मिसाइल ब्लास्ट करके उस जगह का रेडिएशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो गॉडजिला काफ़ी जल्दी हील हो सकता है। प्लान रिस्की होता है, लेकिन ऑप्शन भी कोई और नहीं होता। जैसे ही मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश होती है, मिसाइल लॉन्च ही नहीं होती, क्योंकि उनके सबमरीन समुद्र के तल से टकरा चुकी होती है और सिस्टम डैमेज हो चुका होता है। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। कोई एक इंसान मिसाइल को खुद लेकर गॉडजिला के बिल्कुल पास जाए और उसे मैनुअली वहां सेट करे। तब डॉक्टर सेरिज़ावा आगे बढ़ते हैं और पूरा यकीन के साथ कहते हैं, ये काम मैं करूँगा। रूम में एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। डॉक्टर सेरिज़ावा मिसाइल अपने साथ उठाते हैं और सीधा गॉडजिला के पास जाते हैं। उनके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो मिसाइल का टाइमर ऑन करते हैं और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में डॉक्टर सेरिज़ावा गॉडजिला के करीब जाकर उसे छूकर अलविदा कहते हैं। ये सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, बल्कि एक रक्षक का बलिदान होता है। अगले ही पल एक भयंकर ब्लास्ट होता है। पूरा समुद्र कांप उठता है। सबमरीन ऊपर आ चुकी होती है और फिर समुद्र के अंदर से गॉडजिला बाहर निकलता है। लेकिन ये पहले वाला गॉडजिला नहीं होता। ये है रिवॉल्व गॉडजिला, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा अग्रेसिव और पहले से कई गुना ज़्यादा खतरनाक। इसी बीच एमा को धीरे धीरे एक कड़वा सच समझ आता है। उसे एहसास होता है कि घिडोरा इस दुनिया को बचाने नहीं, पूरी दुनिया को ख़त्म करने आया है। वो इंसानों के साथ कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन एलन जोना अभी भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तभी एक और ट्विस्ट आता है। एमा की बेटी मेडिसन चुपके से वहां से ऑर्का डिवाइस लेकर भाग जाती है। मेडिसन ऑर्का को एक लाउड स्पीकर के साथ कनेक्ट करती है और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑन कर देती है। उसका एक ही मकसद होता है, सारे टाइटन्स को शांत करना। लेकिन शायद अब देर हो चुकी होती है। कुछ ही पलों में आसमान फटने लगता है। घिडोरा वहां पहुंच जाता है और जहां मेडिसिन होती है उस पूरी जगह को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। मेडिसिन किसी तरह ऑर्का डिवाइस लेकर बाहर भागती है। घिडोरा उसे देख लेता है। वो ऑर्का डिवाइस को चूर चूर कर देता है और मेडिसिन को मारने ही वाला होता है। तभी जमीन और समुंदर दोनों कांप उठते हैं। गॉडजिला वहां आ जाता है। गॉडजिला सीधे घिडोरा पर अटैक करता है और यहीं से शुरू होती है दो अल्फा टाइटन्स की फाइनल जंग। बिजली, आग और तबाही हर तरफ होती है, लेकिन फिर भी घिडोरा अभी भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, इसीलिए मोनार्क की टीम गॉडजिला का साथ देती है और घिडोरा पर हैवी फायर करती है। लेकिन ये सपोर्ट ज्यादा देर तक नहीं चलता। मोनार्क को जल्दी ही रिट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें एक और खौफनाक सच पता चलता है। गॉडजिला का रेडिएशन लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था और अगर ये कंट्रोल से बाहर चला गया तो चारों तरफ भयंकर तबाही मच सकती है। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर क्वीन मोथरा वहां एंट्री करती है। मोथरा का एक ही मकसद होता है, गॉडजिला की मदद करना। लेकिन तभी ही एक और खतरा सामने आता है। रोडेन, जो एक ज्वालामुखी के अंदर से जन्म लेता है, अचानक आसमान से मोथरा पर हमला कर देता है। आसमान में दो टाइटन्स के बीच एक जबरदस्त एरियल फाइट होती है। आखिरकार क्वीन मोथरा अपनी पूरी ताकत लगाकर रोडेन को खत्म कर देती है। उधर बैटलफील्ड में घिडोरा गॉडजिला को पूरी तरह ओवरपावर कर चुका होता है। घिडोरा गॉडजिला को आसमान की बुलंदियों तक उठा ले जाता है और फिर उसे जोर से नीचे पटक देता है। गॉडजिला जमीन पर गिर जाता है और अब घिडोरा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मोथरा फिर वहां आ जाती है। इसी दौरान मार्क और एमा अपनी बेटी मेडिसन को ढूंढ निकालते हैं। उनके पास टूटा हुआ ऑर्का डिवाइस होता है। वो उसे जल्दी जल्दी रिपेयर करते हैं ताकि घिडोरा का ध्यान गॉडजिला से हटाकर अपनी तरफ खींचा जा सके। जैसे ही ऑर्का रिपेयर होता है, एमा उसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ा देती है। इसका असर तुरंत होता है। घिडोरा का फोकस गॉडजिला से हटकर उनकी तरफ आ जाता है। वो सीधा एमा की तरफ मुड़ जाता है। गॉडजिला को बचाने और सबकी जान के लिए एमा ऑर्का को गाड़ी में रखकर वहां से निकल जाती है। लेकिन घिडोरा बहुत तेज होता है। वो एमा तक पहुंच जाता है और एमा की जान ले लेता है। ये एक इमोशनल सेक्रीफाइस होता है, एक माँ का बलिदान। इसी पल बैटलफील्ड में गॉडजिला दोबारा खड़ा होता है। लेकिन अब ये पहले वाला गॉडजिला नहीं होता। अब गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला बन चुका होता है। उसकी बॉडी से आग और एनर्जी निकल रही होती है और जब गॉडजिला घिडोरा पर अटैक करता है तो घिडोरा उसके सामने टिक नहीं पाता। एक के बाद एक डिवास्टेटिंग
ब्लोज लगते हैं। आखिरकार गॉडजिला गिडोरा को पूरी तरह से खत्म कर देता है। गिडोरा के मरते ही वहां मौजूद सारे टाइटन्स गॉडजिला के पास आकर अपना सिर झुका देते हैं। यानी अब गॉडजिला को सब अपना असली किंग मान लेते हैं। जंग खत्म होती है, दुनिया शांत हो जाती है। इसके बाद हमें मोनार्क की सीक्रेट फाइल्स दिखाई जाती है, जहां पता चलता है टाइटन्स अब धरती को हील करने में इंसान की मदद कर रहे हैं। नेचर फिर से बैलेंस में आ रही होती है। साथ ही मोनार्क को क्वीन मोथरा का एक अंडा मिलता है, जो इस बात का साइन होता है कि मोथरा एक दिन वापस आ सकती है। हमें यह भी बताया जाता है कि सारे टाइटन्स अब स्कल आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां का राजा कॉन्ग है। वहां गुफाओं के अंदर कुछ पुरानी पेंटिंग्स भी मिलती है, जिनमें कॉन्ग और गॉडजिला को एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाया गया होता है, और यहीं से फ्यूचर की एक बड़ी जंग का हिंट मिलता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एलन जोना मेक्सिको में गिडोरा का कटा हुआ सिर खरीद रहा होता है, ताकि वो उस पर कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर सके। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।